Hello everyone and welcome back to my channel. So if you're new to this channel और आपने इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. So today in this video of your classical mechanics, we will be discussing what is a generalized coordinate, what are dynamical variables, and what is the generalized velocity, right? A very few basic terms that are very important and will be used frequently in your coming lectures. That is why it is very important to understand कि ये actually होता क्या है. ठीक है, आप क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसे ही बोल देंगे कि ये हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है r, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है थीटा, x y z आर द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. बट एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और कितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए वो हमें कैसा पता चलेगा वो अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो एक बहुत शॉर्ट सी वीडियो होगी जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये तीनों चीजें क्या होती हैं. और फिर उसके बाद इन द कमिंग लेक्चर्स वी विल स्टार्ट विद द मेन लेग्रैंजियन फॉर्मूलिज्म वाले क्वेश्चन. ठीक है, चलिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट आपको जो टर्म दिख रही है आपकी स्क्रीन पे दैट इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, राइट? अब जो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट टर्म है इसका क्या मतलब होता है? सो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज एनी कोऑर्डिनेट, राइट? इट कैन बी एक्स वाई जेड आर थीटा फाई, any coordinate which is used to define the motion of a system, right? It can be any coordinate, x, y, z, r, theta, phi. I told you it can be any coordinate which is used to define the motion of a system. That is generalized coordinate. Now, for example, if I had a system like I had a table. एक टेबल है मेरे पास. हमने इस तरह का एक क्वेश्चन करा भी था डिग्री ऑफ फ्रीडम में. दैट इफ आई हैव अ टेबल, राइट? इफ आई हैव अ टेबल एंड ये जो टेबल है इसके ऊपर एक बॉल है. इट इज मूविंग हेयर एंड देयर, राइट? इट इज गोइंग हेयर एंड देयर. देन दिस ball is actually moving in two dimensions, right? It is not going anywhere in the z direction. If I say that this plane is z is equal to 2 plane and this ball is supposed to move on the z is equal to 2 plane only. So this ball can actually change its direction in the x direction as well as the y direction. So we said that कि ये जो बॉल है इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज 2 बिकॉज टू इंडिपेंडेंट मोशंस आर पॉसिबल, राइट? ये हमने इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस किया था. एंड नाउ आई से दैट कि जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम यू हैव, दैट also tells you that what will be the number of generalized coordinates used for solving a system. Okay, this tells you that the degree of freedom, जितना आपका degree of freedom है, that is the number of generalized coordinates that you will need to solve the problem. ठीक है, so this is a generalized coordinate. Generalized coordinate क्या है? These are the coordinates जिनको आप यूज करते हैं किसी भी एक सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी एक बॉडी का मोशन रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या थे? यहाँ पे मेरे पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स एंड वाई. ठीक है, दीज आर माय जनरलाइज कोऑर्डिनेट फॉर सॉल्विंग सच अ सिस्टम. और क्लासिकल मैकेनिक्स में, इन क्लासिकल मैकेनिक्स द नोटेशन विच इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. अब आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो सकता है, फॉर एग्जांपल आई हैड अ बलून. ठीक है, आई हैड अ बलून एंड इसके अंदर यू हैव अ लॉट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, है ना? आपके पास क्या है? गैस के बहुत सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं. अब आप खुद सोचिए कि आपके पास अगर कोई गैस है, उसके एक मोल में, 1 मोल में अप्रोक्सीमेटली 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल. तो अगर आप 1 मोल ऑफ गैस भी लेते हैं तो उसके अंदर 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स हैं. अब वो जो 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एक्स वाई जेड होगा, राइट? कुछ एक्स वाई जेड होगा हर मॉलिक्यूल के पास. तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इफ आई हैड n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास टोटल 3n नंबर ऑफ
क्या होंगे, पोजिशन कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट। 3n इज द नंबर ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट्स। कैसे, एक के साथ 3 है तो n के साथ कितने होंगे, n के साथ 3n हो जाएंगे, राइट। अगर एक मॉलिक्यूल का मोशन डिफाइन करने के लिए मुझे 3 x y z चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, x y and z, तो मुझे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मोशन डिफाइन करने के लिए मुझे कितने चाहिए होंगे, 3 into n, दैट इज द नंबर ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट्स दैट आई रिक्वायर फॉर डिफाइनिंग द मोशन ऑफ द सिस्टम। तो अब इन सबको, अब मैं ऐसे तो नहीं कर सकती ना, पहले मॉलिक्यूल के लिए x1 y1 z1, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए x2 y2 z2, x3 y3 z3, तो अब ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वी टेक अ जनरल नोटेशन विच वी कॉल एज q, ठीक है, which we call as q. So q is used for denoting the generalized coordinate in classical mechanics, ठीक है। एंड इसको अगर आप एक बहुत बड़े सिस्टम के लिए सॉल्व करना चाहते हैं, we write this q as qi, where I is the index, I is the index and index goes from 0 to जितने भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये आई जो है वो 0 से डिग्री ऑफ फ्रीडम तक जाता है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड 1 एटम, अगर मेरे पास एक एटम होता तो आई की वैल्यू क्या होती, 1 2 and 3, क्योंकि वो एटम जो है वो आजाद पंछी है, कहीं भी जा सकता है, तीन, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3 है, ठीक है। अगर मेरे पास 2 एटम्स है, 2 atoms which are not connected with each other, ठीक है, they can move freely anywhere, they can go anywhere, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आई विल हैव 6 नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अगर मेरे पास 2 एटम्स एक साथ ज्वाइंट होते तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, अगर 2 एटम्स ज्वाइंड टुगेदर, अगर ज्वाइंड है 2 एटम्स टुगेदर, तो ये हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो क्या हो गया, एक कॉन्स्ट्रेंट आ गया ना मोशन में, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मेरे पास जो आई है वो क्या होगा, 1 2 5 जाए, ठीक है। सो द नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज सेम एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितने आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उतनी आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट था नहीं डिस्कस करना, बट स्टिल मैंने बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा में समझा दिया कि क्यों जो है आपके पास, क्यों हम लोग इंडेक्स आई लगाते हैं। आई इज बेसिकली टेलिंग मी कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो 1 से लेके 5 तक जा सकता है, या जितने भी आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वहां तक जा सकता है, ठीक है। ओके, सो लॉट ऑफ डिस्कशन जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, यू शुड जस्ट रिमेम्बर, आपको इतना ध्यान रखना है बस कि जो हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वी डिनोटेड बाय क्यू। और क्यू आई का मतलब क्या है, क्यू आई का मतलब ये है दैट जो आपके जो आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, हम लोग ith जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, सो आई इज बेसिकली द इंडेक्स ओवर देयर, फाइन। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं डायनामिकल वेरिएबल। अब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है कोई जिससे आप मोशन डिफाइन कर रहे हैं, कोई भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट डायनामिकल वेरिएबल तब कहलाएगा जब उसका क्यू आई डॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कोई भी generalized coordinate will be called as a dynamical variable if the qi dot exists, ठीक है। qi dot का मतलब क्या है, qi dot का मतलब ये है कि dqi by dt this should exist, this should not be equal to 0, ठीक है। तो आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को डायनामिकल वेरिएबल बोलते हैं, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। ये डायनामिकल वेरिएबल हमें कैसे समझ आएगा, डायनामिकल का मतलब क्या है, समथिंग व्हिच इज चेंजिंग, राइट। वन थिंग वी हैव इज स्टैटिक, ठीक है, एक चीज होती है स्टैटिक, एक चीज होती है डायनामिकल, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। अब स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक इज समथिंग व्हिच इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज, एंड डायनामिकल इज something that changes with time, ठीक है, something which is changes with time, right, that is dynamical. So obviously बात है, dynamical variable क्या होगा, a variable which changes with time। अगर कोई वेरिएबल टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसका dq by dt should not be equal to 0, that is obvious है ना, it should change with time।
अगर dq बाई dt इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो तो एक कांस्टेंट बन जाएगी ना चीज, दैट इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। बट कोई भी वेरिएबल, डायनामिकल वेरिएबल तब कहलाएगा व्हेन इट डज चेंजेस विद टाइम। वो चेंज होना चाहिए टाइम के साथ, तभी तो वो डायनामिकल है चीज, तभी तो वो चेंज कर रही है, राइट। डायनामिकल इंग्लिश में क्या मतलब है, समथिंग विच चेंजेस, समथिंग विच हैज अ डायनामिक्स अटैच्ड टू इट, राइट। चलिए, तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज जनरलाइज्ड वेलोसिटी। अब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है जनरलाइज्ड वेलोसिटी किस तरीके से, जिस तरीके से अगर मैं बोलती हूँ x is the position, x is a coordinate which tells me the position, right? एंड velocity, अगर मैं velocity की बात करूं तो x के टर्म्स में हमारी जो velocity होती है वो होती है मैम dx by dt, right? That is the velocity. Similarly, अगर मेरे पास q एक generalized coordinate है, अगर मेरे पास q एक generalized coordinate है, then what should be the generalized velocity? Now समझदार बच्चे सबने पहले ही लिख लिया कि मैम dq by dt is the generalized velocity. It is the generalized velocity. ठीक है, अगर q आपका generalized coordinate है then dq by dt is the generalized velocity. ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के. So examples are that, for example, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट मैं थोड़ा सा पहले बताना चाहूंगी, उसके बाद वी कैन मूव ऑन टू एग्जांपल्स. दैट इन क्लासिकल मैकेनिक्स इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ले रहे हैं दैट शुड बी अ पोजीशन. ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो उसकी पोजीशन को डिनोट करे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. ठीक है, जब हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स करते हैं तो हम लोग जो अपने कोऑर्डिनेट्स लेते हैं वो क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड. ये ले सकते हैं आर थीटा फाइव, कुछ भी ले सकते हैं, आर थीटा जेड भी ले सकते हैं, है ना. डिफरेंट डिफरेंट के अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो यही होते हैं. और कोऑर्डिनेट्स क्या बताते होते हैं हमें, कोऑर्डिनेट्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर टेलिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एनीथिंग. ठीक है, किसी भी चीज की पोजीशन को कैसे बताओगे आप, कैसे बताएंगे, एक्स वाई जेड से बताएंगे, आर थीटा फाइव से बताएंगे, आर थीटा जेड से बताएंगे. बट in classical mechanics, the beauty of classical mechanics is that there is no compulsion कि जो आपका generalized coordinate है they should have the dimension of position of length, basically, right, of length. they there is no compulsion कि जो डायमेंशन है वो लेंथ के होने चाहिए, वो पोजिशन ही बताता हो. वो हमें कुछ भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है. जनरलाइज कोऑर्डिनेट कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई कैन टेक मोमेंटम एज द जनरलाइज कोऑर्डिनेट इन क्लासिकल मैकेनिक्स. ओके, देयर इज नो कंपल्शन कि सिर्फ एक्स वाई जेड ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो सकते हैं. जनरलाइज कोऑर्डिनेट कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी. Momentum can be generalized coordinate, angular momentum can be generalized coordinate, force can be generalized coordinate. ठीक है, any quantity, any physical quantity can be taken as the generalized coordinate in classical mechanics. Okay, now for example, if I take कि जो मेरा generalized coordinate है, if the generalized coordinate is equal to x, then what will be my generalized velocity? Generalized velocity will obviously be x dot, which is v in the direction of. Okay, now what is the generalized coordinate is equal to momentum in the x direction, then what will be the generalized velocity? Very easy. Okay, let me check it out. What will be generalized velocity? It will be dpx by dt. And what is dpx by dt? It is the force in the x direction. क्या हो जाएगा? It will be force in the x direction. What is my generalized coordinate? Is angular momentum in the x direction. तो मेरी generalized velocity क्या हो जाएगी? The generalized velocity will then become
क्या बन जाएगी? dlx/dt which is equal to, it will be torque, oh sorry, it will be torque in the x direction. ठीक है, it will be torque in the x direction. ठीक है, so इस तरीके से आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ठीक है, सो हमने इससे क्या सीखा, लाइक व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ वाचिंग दिस वीडियो, राइट? तो हमने क्या सीखा इन 2 मिनट्स वी विल सी. हमने सीखा कि जो हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, they can tell you the position or any other physical quantity. ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में there is no compulsion कि आपको डायमेंशन लेंथ रखना है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का. देयर इज नो कंपल्शन, but one thing you have to remember is that the number of generalized coordinates that you will need to solve a system, that is equal to the number of degrees of freedom of that system. Fine, this point is very important. ठीक है, फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा डायनामिकल वेरिएबल क्या होता है. डायनामिकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल जिसका dq by dt is not equal to 0. That is the dynamical variable which changes with time. ठीक है, which changes with time. That is a dynamical variable. And then finally, I have generalized velocity. What is generalized velocity? Generalized velocity is, if q is my generalized coordinate, then dq by dt is actually the generalized velocity. dq by dt is the generalized velocity. And then हमने different generalized coordinates के लिए डिफरेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए जनरलाइज्ड वेलोसिटी निकालनी सीखी. और हमने सीखा कि अगर मैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मोमेंटम ले लेती हूँ तो मेरा जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या हो जाएगा? दैट विल बी फोर्स. अगर मैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंगुलर मोमेंटम ले लेती हूँ तो मेरा जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टॉर्क. नाउ लेट मी गिव यू अ स्मॉल क्वेश्चन. You can answer this question in the comment section, that if I give you the generalized coordinate as energy. Okay, if the generalized coordinate is energy, I'm writing energy as E, then you have to find what will be the generalized velocity corresponding to this coordinate. So you have dE by dt. Now, what is dE by dt? You have to answer in the comment section. Okay. So I hope आपको समझ आया हो इस लेक्चर में कि ये तीनों चीजों का क्या मतलब है. Now in the next lecture what we'll do, we'll start with the variational method. हम लोग variational method की derivation नहीं करने वाले. हम लोग variational method देखेंगे क्या होता है, what is the meaning of variational method, and then from there we'll pick an example and we'll try to understand कि ये variational method हमें क्या बताता है through that example. Okay. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे. कमेंट्स में मुझे बताना ये वीडियो कैसी थी. And I will see you all in the next video. Bye bye everyone.